एक सोने में निवास करने के लिए राजा परीक्षित जानते हो, उत्तरा के पुत्र, उत्तरा हमने जानते हो गए, उनकी अर्जुन की बहू थी और अर्जुन का पोता है एक तरह से परीक्षित। तब परीक्षित राजा था उस समय, कलयुग का पहला राजा परीक्षित ही था, अब मोदी हैं, ठीक है। जो वह ऐसा है कि जो द्वापर का आदमी हो और राजा रहा हो यहाँ इंडिया का, तो वो एक परीक्षित ही था, ठीक है। तो परीक्षित कलयुग जब आया तो कलयुग को सोने में वास करने के लिए बोल दिया। तो मुकुट पहने थे तो उसमें सोना लगा था, तो कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ गया। तो वो जंगल जब गए तो जंगल में एक साधु एकदम ऋषि मुनि थे, शुद्ध प्योर साधु थे, तो उनको ढोंगी साधु लग गए हुए, ठीक है। तो वो जंगल गए तो उनको भूख लगी थी बहुत, तो सोचे कि हम इसे कुटिया में आए हैं तो ये ध्यान लगा के बैठ गए साधु, जबकि वो ओरिजिनल में ध्यान लगा के बैठे थे रियल में, पर उनको ऐसा लगा क्योंकि सोने में वास कर दिए कलयुग को, उनके मुकुट में सोना लगा था, तो कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा तो उनको ढोंगी साधु समझ लिए हुए, ठीक है। तो सोचे कि ढोंगी है कि असली है, तो वहाँ पे मरा सर्प पड़ा था तो उनके यहाँ पे गले में लटका दिए, ठीक है, मरा सर्प है, ठीक है। तो उन केसकी नदी में उनका जो सामीप मुनि थे, उनका नाम था, उनके लड़के को कोई बता दिया कि आप राजा परीक्षित आपको इस प्रकार से अपमानित किए हैं आपके पिताजी को, ठीक है। तो वे केसकी नदी में नहा रहे थे तो वहाँ का जल लेकर के वहाँ से श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा, आप खत्म हो जाओगे, राजा परीक्षित को, ठीक है। तब वे सोचे कि अब 7 दिन हम जिएंगे तो 7 दिन में क्या ऐसा करें ताकि मेरा परलोक सुधर जाए। तो नारद मुनि जी के प्रेरणा से उनको ये पता चला, नारद जी प्रकट हो गए उस समय, उनको बताया कि आपको 7 दिन भागवत कथा सुनना चाहिए। तो भागवत कथा सुनने से आपके आगे अगला जन्म जो होगा सार्थक हो जाएगा। उस दिन से ये परंपरा चली आई भागवत कथा सुनने की 7 दिन वाली, जो सुनते हैं आजकल, ठीक है। तो उनको तो पता था कि हम 7 दिन जिएंगे, हम लोगों को तो अभी पता नहीं है कितने दिन जिएंगे। तो देखो आगे सुनो अगला क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 नंबर 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। द कोफिशिएंट ऑफ द क्या है, r-1th टर्म, फिर rth टर्म, r-1th rth और r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 की पावर n, ठीक है। आर इन द रेशियो, बात ना करोगे, आर इन द रेशियो 1:3:5, 1:3:5, ठीक है। फाइंड n एंड r, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, हमेशा आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे सुनो, x+1 की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है r-1th टर्म का, और फिर x+1 की पावर n के एक्सपेंशन में rth टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, और x+1 की पावर n के एक्सपेंशन में r+1th का कोफिशिएंट निकालना है। जब तीनों कोफिशिएंट मिल जाए तो तीनों का रेशियो किसके बराबर है, 1:3:5 के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखे, सॉल्यूशन लिखो, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या लिखोगे, x+1 की पावर n। तो क्या लिखते हैं जनरल टर्म में, tr+1 ना,
फिर क्या लिखेंगे, एन सी आर फर्स्ट टर्म एस की पावर एन माइनस आर, सेकंड टर्म की पावर क्या, आर, ये हुआ। ठीक है, और 1 की पावर कुछ भी हो बने रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एस की पावर क्या आ गया, एन माइनस आर, एस की पावर एन माइनस आर। ठीक है, अब क्या कहता है, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेशन लिखो, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस 1th टर्म। तो देखो 25वें टर्म में क्या रहता है, 25वें टर्म के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू इतना दिया है, एन सी आर एस की पावर एन माइनस आर। ये 5वें पद का कोफिशिएंट कब होगा, जब आर के स्थान पे 4 रखा जाए। 5वां पद तार के स्थान पे, बाल नहीं समझ रहे हो तो बाद में नहीं समझ पाओगे, अभी सुन लो, जब समझाने लगे तो सुन लो, जब हम लिखने लगे तो आप भी लिखो। ठीक है, यहाँ पे मान लो जनरल टर्म ये है, कोई आपसे कहता है कि 5वें टर्म का कोफिशिएंट निकालो, तो 5वें टर्म के कोफिशिएंट के लिए आर के स्थान पे 4 रखना पड़ेगा, तो 4 एक मिल के 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हमको निकालना क्या है, 10वां पद है तो क्या रखना पड़ेगा, 9, 20वां पद है तो 19 रखना पड़ेगा। तो आर माइनस 1 है तो हाँ, आर माइनस 1th टर्म के लिए, 20वां पद के लिए 19 है। अरे नहीं समझ पा रहे हो आप, 20वें पद के लिए 20 माइनस 1, 30वें पद के लिए आर के स्थान पे 30 माइनस 1, तो आर माइनस 1वें पद के लिए आर माइनस 1 माइनस 1, आर माइनस 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस 1th टर्म वी पुट आर इज इक्वल टू क्या, आर माइनस 2, आर माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ जहाँ आर हो वहाँ आर माइनस 2 लिख दो। तो टी आर माइनस 2 लिख दिए, और ये प्लस 1 पहले से है, एन सी आर माइनस 2 लिख दिए, एस की पावर एन लिख दिए, और आर के स्थान पे आर माइनस 2 लिख दिए। ठीक है, तो क्या बचा, आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 2, एस की पावर एन माइनस आर और प्लस 2। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, हेंस कोफिशिएंट ऑफ, हेंस कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस 1th टर्म इज इक्वल टू होगा एन 80 आर माइनस 2, यही ना, ये कोफिशिएंट आ गया। अब आप आर्थ टर्म के लिए आर माइनस 1 रखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म वी पुट आर्थ टर्म के लिए क्या करें, आर इज इक्वल टू आर माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ जहाँ आर है वहाँ आर माइनस 1 रखो, एन सी आर माइनस 1। ठीक है, एस की पावर एन और आर के स्थान पे आर माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, टी आर हो गया, तो यहाँ पे एन सी आर माइनस 1, एस की पावर एन माइनस आर प्लस 1, तो कोफिशिएंट क्या है, एन सी आर माइनस 1, हैंस कोफिशिएंट, हैंस कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म क्या है, एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1। अब क्या करेंगे, फॉर द कोफिशिएंट ऑफ, फॉर द
कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म। तो r के स्थान पे क्या लिखोगे? r, तो वही होगा, यही होगा, r प्लस 1th टर्म तो है ही ये। तो क्या लिखोगे? r प्लस 1th टर्म के लिए r रखोगे r के स्थान पे ना, तो r के स्थान पे r रखने से यही रहेगा। वी पुट r इज इक्वल टू r इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वही रिजल्ट आएगा कि नहीं? जो टर्म निकालो उससे कम ना रखते हैं मान, तो वही रहेगा टी आर प्लस 1 एन सी आर एस की पावर n माइनस आर। हैंस कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, हैंस कोफिशिएंट ऑफ क्या? r प्लस 1th टर्म, तो क्या आएगा? एन सी आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों कोफिशिएंट का रेशियो है 1:3:5। तीन कोफिशिएंट जो निकाले, तीनों कोफिशिएंट का रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कोफिशिएंट ये था एन सी आर माइनस 2, ये रेशियो। फिर दूसरा कोफिशिएंट क्या था? एन सी आर माइनस 1। और फिर तीसरा ये है एन सी आर बराबर क्या? 1:3:5, यही 1:3:5। इसका मतलब ये हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? एन सी आर माइनस 2 रेशियो एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1:3 एंड एन सी आर माइनस 1 रेशियो एन सी आर इज इक्वल टू 3:5। दो इक्वेशन बनाएं, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से, और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पहले ये दो रेशियो लिए हैं शुरू वाले, तो यहाँ भी दो ले लिए, फिर लास्ट वाले दो लिए तो लास्ट वाले इसके भी ले लिए। अब इसमें रेशियो का मतलब होता है अपान। ठीक है, तो एन का फैक्टोरियल अपान आर माइनस 2 का फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। डिवाइड रेशियो नहीं डिवाइड, एन का फैक्टोरियल अपान आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल ना, एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल 1:3। देखो यहाँ पे एन का फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं, आता ना होगा। ठीक है, लिख नहीं पा रहे हो क्या? अच्छा, लिख नहीं रहे थे, लिखे हो कुछ? अरे तो आप तो लिख लोगे, ये लोग ना लिखे होंगे, कुछ लिखे? हाँ, यूट्यूब से लिख लेना। तो देखो यहाँ पे r माइनस 2 का फैक्टोरियल, टाइम भी होगा इसलिए जल्दी में है, n माइनस आर प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करोगे? डिवाइड को इनटू बदलते हैं, उल्टा हो जाएगा। तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल। हाँ, ये क्या होगा? 1/3। ये इससे तक गया। हाँ, अरे इसका ना उल्टा करेंगे, इसको काहे करेंगे भाई? अब देखो r माइनस 1 है तो आगे वाला टर्म क्या होगा? r माइनस 2 ना, तो r माइनस 1 लिखो, आगे वाले को लिख दो r माइनस 2, आगे नहीं बढ़ना है, फैक्टोरियल लग गया, नीचे को काटने के लिए। और यहाँ पे क्या है? n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल है, नीचे देखो r माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 है, इसके आगे वाला पद क्या होगा? हाँ, तो n माइनस आर 2 से एक निकाल दोगे तो 1 का फैक्टोरियल, आगे नहीं बढ़ना चाहते, 1/3। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बचा क्या? तो ये होगा r माइनस 1 अपान n माइनस आर प्लस 2 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या लिखोगे? 3r माइनस 3, तो n माइनस आर प्लस 2, ऐसे। तो क्या लिखोगे? 3r, ये r को इधर ले आओ तो प्लस r, n को इधर ले आओ माइनस n, ये 3 को उधर ले जाओ 3 + 2, तो क्या मिल गया? 4r माइनस n इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन ए आ गया। इक्वेशन क्या आ गया? ए। अब बी इक्वेशन कहाँ से आएगा? ये रेशियो से, यहाँ से अगेन पुनः
क्या हुआ, NCr-1 रेशियो NCr 3:5। इसको अब सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। तो लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, n का फैक्टोरियल अपान r-1 का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n माइनस r का, और यहाँ पे हाँ तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 3/5। तो n का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल 3/5। ये से कट गया, r को बढ़ा दो आगे, r-1 तो r-1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/r-1 का फैक्टोरियल, इसको बढ़ाएं कि इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला आएगा, क्योंकि एक कम होता जाता है ना आगे वाला टर्म में। तो n माइनस r प्लस 1 है तो आगे वाला होगा n माइनस r, अब आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, n माइनस r प्लस 1, अब आगे वाला होगा n माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसे ये r को बढ़ाते हैं तो r और r-1, आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दिए, n माइनस r को हूबहू उतार दिए, इज इक्वल टू 3/5। ये इससे कट गया, और क्या कटा, ये इससे कट गया, तो ऊपर क्या बचा r, नीचे क्या बचा n माइनस r प्लस 1 3/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, ठीक है। तो ये 5r प्लस 3r माइनस 3n इज इक्वल टू 3, ये क्या होगा 8r माइनस 3n इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और बी को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा दो, n की वैल्यू निकाल के, n की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना आसान है, यहाँ रख दो, बच्चों वाली हैबिट बनी है, n की वैल्यू भर निकालोगे यहाँ से, यहाँ को पुट करोगे, हाँ करना आप, हम लगाते हैं, आप लोग जाओ बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए तो क्या आएगा, 5 को इधर लाएंगे तो 4r-5 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कहाँ रखो, बी में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन हो गया सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन बी, तो बी में n की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा 8r, 3n के स्थान पे लिख दिए 4r-5 इज इक्वल टू 3, 8r 3 चौक 12r और 3 पचे 15 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या आएगा -4r, ये उसका उधर ले जाओ 3 - 15 तो -4 इज इक्वल टू -12, त्याई 12, r इज इक्वल टू 3, अब r की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। फ्राम सी क्या होगा 4r-5 इज इक्वल टू n, तो 4 × 3 -5 बराबर n, 12 से 5 निकला 7 n, हेंस n बराबर क्या आया 7, r बराबर 3, ये आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो वो क्या है, क्वालिटी देखो कितना बेहतरीन है, कितना आसान भी है कि नहीं, बड़ा भी